एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन मेथड। हमें पता है कि जो डीएनए के बारे में जो बताया था कि जो डीएनए वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके बारे में किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको बताने के बाद वो दूसरे एक वर्क में लग गए थे जिसका नाम था डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए अपनी ही जैसी कॉपियों को बनाता है, उसे हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कैसे? कि एक तो इसमें ओल्ड डीएनए का स्ट्रैंड आता है, पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड आएगा, और दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, यानी कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो ओल्ड है और जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है उसने पुराने वाले डीएनए के स्ट्रैंड को देख के कोड करके बनाया। तो इसीलिए हम कहेंगे इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। तो इसके बारे में इतना हमें किसने बता दिया था? ये वाटसन और क्रिक ने इसके बारे में बता दिया था। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन मेथड जो है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है? उसको प्रूफ किया था मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टाल ने किया था। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अभी समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो डीएनए है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरा जो स्ट्रैंड बन रहा है उसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? उसको बनाने में एक एंजाइम हेल्प करता है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर डिपेंड होकर जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है उसको बनाने में जो हेल्प कर रहा है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक, अब हमें पता है कि जो डीएनए है वो उसकी जो पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 हमेशा कैसी होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और वो हमेशा कैसे चलता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। उसकी पोलैरिटी हमेशा कैसी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इशरिशिया कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है उसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर ओवरऑल जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, और उन्हें बनने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट का टाइम लगता है। इशरिशिया कोलाई के अंदर जो बेस पेयर हैं वो कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, और वो बनते कितने देर में? वो 18 मिनट में बन जाते हैं। यानी कि ये इतने सारे बेस पेयर या हर सेकेंड में कितने बन रहे हैं? हर सेकेंड में 2000 बेस पेयर बन रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, मेथड जो है वो कैसा मेथड है? वो एक एक्यूरेट मेथड है। और अगर मान लो उस डीएनए रेप्लिकेशन में एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट मेथड है डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये जो इशरिशिया कोलाई के अंदर जो बेस पेयर बन रहे हैं वो केवल 18 मिनट के अंदर बन रहे हैं। यानी कि कितना फास्ट है? यानी कि हर एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर बन रहे हैं। तो कितना फास्ट प्रोसेस है डीएनए का रेप्लिकेट होने का? वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। फास्ट होने के साथ साथ कैसा होता है? ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर मान लो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होगी, डीएनए के अंदर डीएनए के जो रेप्लिकेशन हो रहा है उस रेप्लिकेशन के दौरान अगर उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होगी तो क्या हो सकता है? उसके अंदर म्यूटेशन हो सकती है, और अगर म्यूटेशन हो गई तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है ओआरआई सीक्वेंसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, स्ट्रैंड्स मिलते हैं डीएनए के, ये फ्रेगमेंट्स मिलते हैं डीएनए के, उन्हें हम कहते हैं ओआरआई सीक्वेंस बोलते हैं, जहाँ से जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उन्हें हम ओआरआई सीक्वेंस कहते हैं। अब क्या होता है कि सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है। सेल डिवीज़न प्रोसेस में जो एस फेज़ आती है उस एस फेज़ के दौरान डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस को वहाँ से स्टार्ट करेगा। एस फेज़ के दौरान जो है वो डीएनए क्या करता है? अपने रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, क्योंकि हमें पता है जो सेल डिवीज़न क्या होती है? सेल डिवीज़न में जो G0 फेज़, G1 फेज़, एस फेज़, फिर एम फेज़ इस तरीके से आती है ना। तो जो डबल होता है, जो मतलब अपने आप को जो बनाने का काम, जो डबल करने का काम जो करता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एस फेज़ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो रही हो सेल के अंदर, लेकिन साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो रही है तो उसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। हमें पता है कि जो ये सेल है, सेल के अंदर क्या चल रहा है? सेल डिवीज़न चल रहा है। सेल डिवीज़न चल रहा है, और उस सेल डिवीज़न में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और जैसे ही 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होगा कि साथ ही साथ इनका जो अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है, वो भी डिवाइड होगा। अब मान लो
कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हुआ, यानी कि जो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एज इट इज़ रहा, वो डिवाइड नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर हो जाएगा सेल का वो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और जब ये किसी नॉर्मल जो गैमीट है या नॉर्मल जो गैमीट होते हैं, हमें पता है कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और जब वो उसके साथ बाइंड करेगा तो क्या नंबर हो जाएगा इसका, 3n हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी हम इसको कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर सेल डिवीज़न के दौरान कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा जो सेल डिवीज़न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, ये क्या करते हैं, ये 2 वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, ये 2 कामों में इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो जो नया पुराना जो डीएनए का स्ट्रैंड है, जो पुराना डीएनए का स्ट्रैंड है, उसको नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराएंगे। क्या कौन कराते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एक तो उसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराने का काम कराएंगे, जिससे कि नया जो स्ट्रैंड है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए उसके ऊपर आकर बन जाए। और साथ ही साथ क्या कराते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का भी काम कराते हैं। कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कराते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई ये न्यूक्लियोसाइड है कोई, यहाँ पर ये पेंटोज शुगर लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल पे 3 फॉस्फेट के ग्रुप लगे हुए हैं। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर यानी कि दूसरा स्ट्रैंड जब बन रहा होगा, तो उस दौरान क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये जो फॉस्फेट हैं, यहाँ पर जो फॉस्फेट आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और उसके टूटने से क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी यहाँ से निकलेगी, जिससे जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन प्रोसेस हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब ये टर्मिनल फॉस्फेट जो हैं, ये जो किनारे पे फॉस्फेट लगे हुए हैं, इनके बीच के जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब यहाँ से एनर्जी बहुत सारी निकलेगी, और वो क्या करेगी, इसके रेप्लिकेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें नेक्स्ट स्टेप में होता है कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होती हैं। जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में आके कंबाइंड हो जाते हैं, तब पूरा का पूरा डीएनए का एक थ्रेड बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को बनने में कौन कौन हेल्प करता है, एक तो नाइट्रोजिनस बेस हेल्प करता है, दूसरा पेंटोज शुगर करती है, और तीसरा क्या होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, डीऑक्सी एडिनिन मोनोफॉस्फेट है, ऐसी डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है, यानी कि ये सभी क्या है, यहाँ पर ये मोनोफॉस्फेट हैं, ये मोनोफॉस्फेट है इन सब के सब। यहाँ पर फॉस्फेट का केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको हमें क्या कराना है, इसको एक्टिवेट कराना है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को। अगर हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट कराना है, तो उसके अंदर जो मोनोफॉस्फेट लगे हुए हैं, उन मोनोफॉस्फेट को हमें ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करना होगा। तभी क्या होगा कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो पाएगा। तो उसको ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एटीपी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम उसको फॉस्फोरस देंगे। जो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस जो वो यहाँ से मिलेगी, तो इसलिए हमें एटीपी चाहिए। और साथ ही साथ हमें किस एंजाइम की ज़रूरत है, वो है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी और फॉस्फोराइलेज दोनों हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मोनोफॉस्फेट है वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन फोर्क बनेंगे। रेप्लिकेशन के लिए फोर्क बनेंगे। रेप्लिकेशन के फोर्क का मतलब क्या है कि सिंपल ये समझ लीजिए कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसका अनबाइंड होना, डीएनए के स्ट्रैंड का अनबाइंड होना। यहाँ पर जो 2 फोर्क बन रहे हैं, यहाँ पर ये सिंपली दिखाया गया है, सिंपल आप देख सकते हैं। वहाँ पर कॉइलिंग दिखाई थी, यहाँ पर हमने सिंपली दिखाया, जिससे कि आप इजीली समझ लें कि फोर्क किस तरीके से बनते हैं ये। ठीक है, तो इसका फोर्क बनेगा। फोर्क बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो ORI जीन, जो ORI जो सेगमेंट होते हैं, ORI फ्रेगमेंट जो होते हैं, वहाँ पर क्या होगा
वहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आकर जुड़ जाएगा। मान लो ये ORI सेगमेंट है और उस ORI सेगमेंट में उसको अनबाइंड करने के लिए क्या आएगा, हेलिकेज एंजाइम आ जाएगा। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, उसको खोलने का यानी कि फोर्क बनाने का काम करेगा, उसको खोलने का काम करेगा, DNA के थ्रेड को अनबाइंड करने का काम करेगा। इसीलिए हेलिकेज एंजाइम को अनबाइंडेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें एंजाइम हेल्प करेगा, पहला हेलिकेज है, दूसरा क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का ज़्यादा कोई काम नहीं है। पहले ये क्या करता है, सिंपली कि DNA में कट लगाएगा, जहाँ से भी इसको मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कराना है वहाँ पर इसमें कट लगाएगा। कट लगाने के बाद अब वो डिस्टॉर्टेड कन्फर्मेशन हो गया, यानी कि वो डिस्टॉर्ट हो गया, टूट गया है, तो उसको दोबारा से रीसील करने का काम भी कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज करेगा। यानी कि टोपोआइसोमरेज के दो काम है, पहले तो वो DNA के थ्रेड में कट लगाएगा और कट लगाने के यानी कि निक लगाएगा, और निक लगाने के बाद क्या करेगा, उसको रीसील कर देगा दोबारा से उसको। जैसे यहाँ पर उसने कट लगाया, फिर कट लगाने के बाद ये टोपोआइसोमरेज आ गया, फिर से उसको रीसील कर दिया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, वो है SSB, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पर ही वर्क करती हैं। जैसे कि यहाँ से ये जो DNA का स्ट्रैंड है खुल गया, अब खुलने के बाद ये एक अलग स्ट्रैंड हो गया, ये एक अलग स्ट्रैंड हो गया, तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया। ये सिंगल स्ट्रैंड दोबारा से बाइंडिंग ना कर ले, तो उसको रोकने के लिए कौन आएगा यहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएंगी, वो यहाँ पर आकर इसमें अटैच हो जाती हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएंगी और वो क्या करेंगी कि उस DNA के थ्रेड को दोबारा से बाइंडिंग करने से रोकेंगी। तो ये है SSB का वर्क। ये स्टेबलाइज करेगी किसको, उसकी यानी कि अनबाइंडिंग को स्टेबलाइज रखेगी कि वो दोबारा से बाइंड ना कर ले, उसको देखेगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर, यानी कि अब यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइमर लगाने पड़ेंगे। ये खुल भी गया, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से खुल गया, और ये दोबारा बाइंड ना करे उसके लिए SSB ने इसका ख्याल रखा कि दोबारा से कहीं बाइंडिंग ना कर ले। अब खुलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें प्राइमर देने पड़ेंगे। इस जगह पर क्या लगेंगे, इसमें प्राइमर लग जाएंगे। ऐसे ही ऊपर वाले में वहाँ से प्राइमर लगेंगे। ठीक है, यहाँ से इसमें नीचे से ऐसे प्राइमर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 प्राइम है, तो यहाँ पर 5 प्राइम आएगा, और यहाँ पर 5 प्राइम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 प्राइम आएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमें प्राइमर लगाना पड़ेगा वो तो अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो प्राइमर लगाएंगे हम बाहर की तरफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो DNA की जो वो होती है, DNA जो है कैसे चलता है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। जो उसकी पोलैरिटी होती है DNA की, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम है तो अपोजिट आएगा, 5 प्राइम आएगा, तो इसलिए अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रैंड मिलेगा वो हमें कंटिन्यूस स्ट्रैंड मिलेगा। जबकि यहाँ पर प्राइमर कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, और अंदर की तरफ ये जो है 5 से यहाँ पर 5 to 3 है, तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमें लैगिंग स्ट्रैंड मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे से फ्रैगमेंट मिलेंगे। और इन्हीं फ्रैगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी की थी वो ओकाज़ाकी नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, और उन्होंने इनका नाम रख दिया था ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। और ये जो ओकाज़ाकी थे ये जापान के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे से स्ट्रैंड है इनको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। इन्हीं को ओकाज़ाकी स्ट्रैंड बोलते हैं, या फ्रैगमेंट बोलते हैं, सॉरी स्ट्रैंड नहीं फ्रैगमेंट कहेंगे। तो इन्हीं को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं, और इन्हीं को हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर ये कंटिन्यूस नहीं चल रहे हैं, है ना, लगातार नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स हमें इसमें मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड और यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बना, क्योंकि ये 5 to 3 प्राइम की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लगातार मिलेगा। ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, और जब ये अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो छोटे छोटे से यहाँ पर जो फ्रैगमेंट हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन जाएंगे, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड हम इनको कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये यहाँ पर इस तरीके से, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में होगा, ये वाला हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसे बता देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड किसकी वजह से होंगे, ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, पहले हमने प्राइमर लगा दिया, प्राइमर लगाने के बाद ये नया स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर भी ये दूसरा नया स्ट्रैंड बना। अब ये जो नया स्ट्रैंड है वो किसकी हेल्प से बना, एक तो प्राइमर लगाया, और प्राइमर लगाने के साथ साथ नया स्ट्रैंड बनाने में किसने हेल्प की, DNA पॉलीमरेज थर्ड ने, और साथ ही साथ ATP ने। ATP और DNA पॉलीमरेज थर्ड, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये नए स्ट्रैंड को बना दिया। ठीक है, यहाँ पर तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है हमें लगातार स्ट्रैंड जो बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस स्ट्रैंड मिल रहा है, जबकि ये वाला जो स्ट्रैंड है वो कैसा है, वो कटा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे से इसके फ्रैगमेंट मिल रहे हैं। इसको सीधा मतलब एक जैसा करने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत है। अगर वो लाइगेज एंजाइम यहाँ पर नहीं लगेगा तो ये जो फ्रैगमेंट है वो फ्रैगमेंट ही रहेंगे।
ठीक है। तो इसको एकदम सीधा और लगातार स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब एकदम कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम को यहाँ पर आकर जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और और जैसे ही वो लाइगेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ेगा तो ये एकदम कंटिन्यूस स्ट्रैंड हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है। और नया जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है वो किसकी हेल्प से बन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और एटीपी की हेल्प से बन रहा है। पहले प्राइमर लगाया, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और एटीपी आए, उन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से स्ट्रैंड बन गया। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है उसको ज्वाइंट करने का काम किसने किया, लाइगेज नाम के एंजाइम ने उसको काम किया, जिससे क्या हुआ, हमें ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड यहाँ पर, यहाँ का स्ट्रैंड जो है वो भी हमें कैसा मिल जाता है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड हमें मिल जाता है। अब कंटिन्यूस स्ट्रैंड हमें मिल गया, इसके बाद क्या होगा, जब ये स्ट्रैंड बन जाएगा तो इनके बीच में क्या करानी पड़ेगी, बेस पेयरिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, बेस पेयरिंग करानी पड़ेगी। और ये जो बेस पेयरिंग है वो होती है किस एंजाइम की हेल्प से, पायरोफॉस्फेज नाम के एंजाइम से। यहाँ पर जो बेस पेयरिंग, क्योंकि हमें पता है डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच में क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है। अब ये जो बेस पेयरिंग है वो कौन कराएगा, पायरोफॉस्फेज नाम का एक एंजाइम है, वो इसकी हेल्प कराएगा। और साथ ही साथ हमें इन्हें एनर्जी की भी ज़रूरत है, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से इसको एनर्जी मिलेगी। और एक एंजाइम आएगा उसका नाम है पायरोफॉस्फेज, वो एंजाइम क्या कराएगा, इनके बीच में बेस पेयरिंग कराने में हेल्प करेगा। ठीक। अब लास्ट इसका स्टेप क्या आता है, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी जो कॉपी बनी है, जो जीरोक्स कॉपी बन रही है डीएनए की, वो पूरी तरह से ठीक से बनी है या नहीं बनी है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। अगर गड़बड़ हो गई है तो उसको देख लो, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको एक बार चेक कर लो, तो उसी को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। जो दोबारा से उसका डीएनए का जो स्ट्रैंड पूरा का पूरा बन गया, यानी कि जो एक डीएनए के स्ट्रैंड से जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड हमें मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या होगी, प्रूफ रीडिंग होगी। और प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, डीएनए को रिपेयर किया जाता है। रिपेयरिंग में क्या होगा, मान लो हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो एडिनिन है वो थाइमीन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। अगर मान लो इन केस क्या हुआ कि ग्वानिन ने अपना जो पेयरिंग है वो कर ली थाइमीन के साथ और एडिनिन ने अपनी पेयरिंग कर ली साइटोसिन के साथ, तब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा। क्या करेगा, डीएनए को रिपेयर करने का काम करेगा, यानी कि उस डीएनए में छोटे छोटे से कट लगाएगा। और कट लगाने के बाद क्या करेगा कि जो एडिनिन है उसको थाइमीन के साथ जोड़ेगा और साइटोसिन को ग्वानिन के साथ जोड़ेगा, उनका पेयरिंग उनकी ठीक से करेगा। अब जब मान लो वहाँ जब उसके अंदर इस तरीके से कट लगा दिए, किसने, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने वहाँ पर कट लगा दिए। जब वो कट लग गए तो उन कटों को फिर से जोड़ने का काम कौन करेगा, वो करेगा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का सिर्फ कोई काम नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है ना। जो फ्रेगमेंट्स है वहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये पुराने वाले इसमें भी क्या किया है, लाइगेज एंजाइम आया, उसने इसको दोबारा से जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बनाया, यानी कि कंटिन्यू स्ट्रैंड बनाया है। ऐसे ही यहाँ पर जब उसने एक बार कट लगा दिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने, तो कट लगाने के बाद उसमें मतलब पूरा का पूरा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो ख़राब हो गया है, तो उसको फिर से जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम आएगा और लाइगेज एंजाइम क्या कर देगा, उसको जोड़ने का काम करेगा। ये था पूरा का पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस था या मेथड था। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।